Good evening to all. गुड इवनिंग। सो तुम लोग थोड़ा कोरोना से बच के रहना, और कोरोना से ज़्यादा उस मेंटेलिटी से बच के रहना जो आजकल है, जो फैल रहा है, वो है निगेटिव मेंटेलिटी। आजकल क्या है कि हर आदमी एक डिप्रेशन में है। हर आदमी ये सोच रहा है कि कोरोना जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, अभी तो कोरोना है, कुछ भी पूछो तो कोरोना है। एक बहाना हो गया है कोरोना, ये कोई काम नहीं करना है, इसका बहाना है कोरोना। इसीलिए इस कोरोना के टाइम में भी जो अपने मोमेंटम को मेंटेन रखेगा, जो अपनी निगेटिविटी को साइड में रख के अपने वर्क को अच्छे से करेगा, वही एक्सेल करेगा। जब भी कोरोना जाएगा, जाए या ना जाए, जितना दिन भी कोरोना रहे, बट ये चीज़ है कि सक्सेसफुल वही होगा जो जितना बेस्ट हो सकता था हर समय उसने किया। इसीलिए एज ए टीचर अगर मुझे भी लगता है कभी कभी कि आज क्लास नहीं लेना है, बट फिर सोचते नहीं, क्लास कैसे नहीं लेंगे, क्लास तो लेना है और पूरी प्रिपरेशन के साथ लेना है। हो सकता है क्लास के पहले मुझे थोड़ा मूड खराब हो, क्लास के बाद मूड, बट क्लास में मुझे परफॉर्मेंस देना है। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल ना एक सोसाइटी में ये चेंज आ गया, लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आप लोग कंफर्ट जोन में मत जाइएगा, नेवर गो इन द कंफर्ट जोन, ऑलवेज डू वॉट एवर यू कैन द बेस्ट पॉसिबल। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि ये जो है एक डेंसर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, या मान लेते हैं ये जो है एक, ये ग्लास है और ये जो है एयर है। ये ग्लास है और ये एयर है, मान लेते हैं। और हो क्या रहा है कि यहां से एक लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। यहां एक सोर्स है, इस ग्लास के अंदर या वाटर के अंदर एक सोर्स है। एक लाइट ऐसे जाता है नॉर्मली, और हम जानते हैं इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। दूसरा लाइट यहां गिरेगा, ये नॉर्मल के साथ बनाएगा θ1, और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, कितना बनाएगा θ2। एक तीसरा लाइट हो सकता है यहां गिरेगा, ये एंगल बनाएगा θ, और इसके बाद ये 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाएगा, ये 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पे, हम यहां पे लिख सकते हैं, देखो, या यहां लिख सकते हैं। अगर ये म्यू है और ये 1 है तो क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन θ1 इज इक्वल टू 1 साइन θ2, इंप्लाइज साइन θ1 बाय साइन θ2, साइन θ1 बाय साइन θ2 is a constant, and that is equal to 1 by mu, and this whole thing is a constant. This is a constant, this ratio is a constant. जब भी θ1 को चेंज करेंगे θ2 भी चेंज होगा, सच दैट साइन θ1 बाय साइन θ2 हमेशा 1 by mu आएगा। करते 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 एक समय आएगा ये कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं थीटा, तो θ1 कितना हो गया, साइन थीटा, साइन θ1 बाय साइन θ2 या साइन थीटा बाय साइन 90, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 बाय म्यू की वैल्यू होगी। एग्रीड। अब ये बताओ, अगर ये थीटा से ज्यादा हुआ, अब जो रे गिरेगा, और दिस एंगल इज थीटा प्लस सम वैल्यू डेल्टा थीटा। अगर ये
जब एक समय क्या था, जब थीटा था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस था थीटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था 90 डिग्री। उसको और बढ़ाओ, इसको कर दो साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो क्या यहां कोई एंगल मिलेगा? क्या देखो, इस रेशियो को अगर सेम रहना है, अगर इस रेशियो को सेम रहना है, जब तुमने इस एंगल को बढ़ाया थीटा को, तो ये न्यूमरेटर तो बढ़ गया, न्यूमरेटर तो इसके कंपैरिजन में बढ़ गया। अब डिनोमिनेटर को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर रेशियो सेम होना है तो अब डिनोमिनेटर को भी बढ़ना पड़ेगा। क्या डिनोमिनेटर का वैल्यू किसी भी एंगल के लिए, क्या कोई ऐसा एंगल मिल सकता है जिसके लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो? क्या कोई ऐसा एंगल मिल सकता है जिसके लिए साइन ऑफ दैट एंगल ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या साइन थीटा वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1। तुम अगर इसको 90, अगर तुम इसको थीटा से ज्यादा भी करोगे तो न्यूमरेटर तो बढ़ जाएगा, बट रेशियो को सेम होने के लिए डिनोमिनेटर को भी बढ़ना पड़ेगा। बट डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद, इसके बियॉन्ड समझो, अगर हम इसको कह दें एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा, अगर आप यहां पर साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा देंगे तो ये तो इससे बड़ा होगा, क्योंकि थीटा के कंपैरिजन में थीटा प्लस डेल्टा थीटा बड़ा है, तो न्यूमरेटर तो बड़ा होगा। तो हमको डिनोमिनेटर में भी एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका वैल्यू साइन 90 से बड़ा हो, क्योंकि अगर हम इसको 1% बढ़ाएंगे तो इसको भी तो 1% बढ़ेगा, तभी तो जाके रेशियो रहेगा सेम। तो रेशियो सेम करना है तो न्यूमरेटर को तो बढ़ा दिए, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। सो हियर साइन ऑफ अल्फा और वट एवर इट इज दैट इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया? इसके बाद स्नेल्स लॉ नहीं वैलिड है। इसके बाद तुमको ऐसा कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा जो इस रेशियो को इस कांस्टेंट के बराबर रखे। इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है समझो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, म्यू की वैल्यू 2 है, मान लो म्यू की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव जो है इंडेक्स 2 है, इसका 1 है, तो इसका मतलब तुम्हारा आएगा साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 कितना होना चाहिए? 1/2। इसका मतलब साइन थीटा 1, इसका मतलब है 2 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 साइन थीटा 2, 2 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 साइन थीटा 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5। इसका मतलब क्या हो गया? जब न्यूमरेटर का वैल्यू 0.3 था तो इसका वैल्यू 0.6। बताओ, जब साइन थीटा 1 की वैल्यू 0.3 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.6। पॉसिबल है। जब इसकी वैल्यू होगी 0.4, इसकी क्या होगी? 0.8। जब इसकी वैल्यू होगी 0.5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। अब तुमने वो एंगल ले लिया, ये हो गया 0.6, साइन थीटा 1 कितना हो गया? 0.6। तो इसको क्या होना पड़ेगा? 1.2 ना। क्या ऐसा कोई एंगल है यूनिवर्स में जिसका साइन थीटा, ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल जहां पे साइन थीटा 1.2 हो जाए? नॉट पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है यहीं तक रिफ्रैक्शन होगा, दिस इज द लास्ट, यहीं तक रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड। जब इसकी वैल्यू 0.5 थी, इसकी 1 थी, यहां तक तो ठीक था। जब इसकी वैल्यू 0.6 हो गई तो सेम रेशियो हाफ होने के लिए इसको 1.2 होना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हो गया इस एंगल के बाद इसको बोलते हैं थीटा सी। क्या बोलते हैं? थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, इसको बोलते हैं थीटा सी। समझना, थीटा सी लास्ट एंगल है जहां रिफ्रैक्शन होगा। इसके बाद इस एंगल पर रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ नॉट वैलिड, स्नेल्स लॉ नॉट वैलिड। अब ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा,
हाँ क्या बोले? रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। चाहेगा तो करना बट कर नहीं पाएगा, चाहेगा करना बट कर नहीं पाएगा। इसीलिए यहां पर इसके बाद रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, तो सारा का सारा लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम इस एंगल को बोलते हैं थीटा सी, समझना इस बात को। इसका नाम है टोटल। इसमें 3 वर्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल क्यों? इसमें इसकी वर्ड में टोटल क्यों है? बिकॉज दिस इज द ओनली फेनोमेना हैपनिंग 100%, यानी यहां पे 100% रिफ्लेक्शन होता है। अभी तक क्या बताए थे? अभी तक क्या बताए थे? चाहे रिफ्लेक्शन हो प्लेन मिरर पे और चाहे रिफ्रैक्शन हो, कभी भी 100% नहीं होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन होता ही है। रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, बट यहां पर ये 100% होता है, यानी जितना वाट ये होगा उतना वाट रिफ्लेक्ट करेगा। नॉट इवन 0.001% लॉस इज देयर, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए प्लेन मिरर के कंपैरिजन में अगर ये इमेज बनाएगा, क्योंकि ये भी एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये बहुत ब्राइट इमेज बनाएगा। ये इसलिए टोटल वर्ड इसलिए क्योंकि ये टोटल होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल क्यों होता है? ये इसलिए नहीं होता है कि तुमने इसकी पॉलिशिंग कर दी है, ये रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि तुमने इसकी सिल्वरिंग कर दी है, ये इसलिए हो रहा है कि स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दिस इज नॉन इंटरनल। इसको क्यों बोलते हैं? इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुमने पेंटिंग करके इसको रिफ्लेक्ट नहीं करा है, ये इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल नहीं है। सो दिस इज नॉन वैलिडिटी ऑफ स्नेल्स लॉ। रिफ्लेक्शन क्यों? थर्ड वर्ड, रिफ्लेक्शन क्यों? बिकॉज इट ओबेज ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection and incident normal, and this lie on the same plane. Laws of reflection are valid. Laws of reflection are valid. Laws of reflection are valid. ठीक, तो याद रखना if angle of incidence, अब हम इसको कंक्लूजन में लिख रहे हैं, याद रखना if angle of incidence I is greater than theta c, यह काम करो, हम लिख रहे हैं कंडीशंस अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, कंडीशंस अंडर विच TIR टेक्स प्लेस। सो कंडीशंस अंडर विच total internal reflection takes place. पहला कंडीशन, लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहली बात, लाइट को डेंसर से रेयर ट्रेवल करना चाहिए। रेयर से डेंसर अगर आ रहा है उल्टा, इसी को उलट दो, इसी वेव को उलट दो, तो अगर ऐसे आता तो इस तरह निकल जाता, ऐसे अगर आता इस तरह निकल जाता, 90 डिग्री पे आता तो थीटा सी पे चला जाता, और 90 से ज्यादा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तब TIR हो सकता है, बट अगर रेयर से डेंसर आ रहा है तो जो मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री है वहां तक भी रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर लाइट एयर से रेयर से डेंसर जा रहा है तो TIR नहीं होता है। TIR कब होता है? जब डेंसर से रेयर जा रहा हो तब होता है। रेयर से डेंसर में तो अप टू एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाएगा? थीटा सी। लेकिन अगर वो डेंसर से रेयर जा रहा है तो जब ये थीटा सी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, पहला कंडीशन है लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और सेकेंड कंडीशन,
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन दिस एंगल। जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे छोटा है, जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे छोटा है क्रिटिकल से, तब तक ठीक है, तब तक तो रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद टीआईआर होगा। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। व्हाट इज थीटा सी? साइन थीटा सी होता है 1/μ, यानी थीटा की जो है, थीटा सी किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 1/μ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बड़ा होगा और डेंसर से रेयर जा रहा होगा तभी टीआईआर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई डाउट यहां? कोई डाउट यहां? थीटा सी, थीटा सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। थीटा सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक अभी बताएंगे क्या होता है, बस ये समझ लो कि डेंसर से रेयर अगर जा रहा है एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस तक, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस तक रिफ्रैक्शन होता है। अंतिम जो एंगल ऑफ, जो लास्ट रिफ्रैक्शन होगा उसमें एंगल थीटा सी होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री। दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पॉसिबल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद अगर तुम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देना चाहोगे तो वो नहीं होगे, उसी मीडियम में लौट जाता है, उसको बोलते हैं टीआईआर। ठीक है, ठीक है, लिखो इसको। हो सकता है दोनों में से एक जो है मीडियम एयर ना हो, तो क्या करेंगे? देखो ये समझो इस बात को, ये है म्यू लेस, ये है म्यू मोर। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया, इसमें स्पीड कम होती है, और ये हो गया रेयरर मीडियम, इसमें स्पीड ज्यादा होती है। अब जो लाइट यहां से जाएगा, पहली बात तो लाइट अगर रेयरर से डेंसर जा रहा है तो कभी टीआईआर नहीं होगा। अप टू 90 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी टीआईआर नहीं होगा। टीआईआर तभी होगा अगर डेंसर से रेयरर जा रहा हो। तो एक रे हो सकता है इस तरह से जाए, कुछ नहीं होगा इसको, जिस लाइन पे था उसी लाइन पे निकल जाएगा नॉर्मली। दूसरा इस तरह से जाए तो नेचुरली डेंसर से रेयरर जा रहा है तो नॉर्मल से अवे जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक ये होगा लास्ट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है क्रिटिकल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद का कोई लाइट हुआ, वो तो सिंपल सी बात है भाई, वो जो है रिफ्लेक्शन ही करेगा। ठीक है, तो हमको एक क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्या लिख दें? म्यू मोर साइन थीटा सी इज म्यू लेस साइन 90 डिग्री। साइन 91 होता है तो साइन थीटा सी होता है लेसर वैल्यू बाय मोर वैल्यू। होना भी चाहिए, क्योंकि साइन की वैल्यू तभी मीनिंगफुल है, साइन थीटा सी तभी मीनिंगफुल है जब साइन थीटा 1 से कम हो, और ये 1 से कम तभी होगा जब लेस से मोर को डिवाइड करोगे, और मोर से लेस को डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं रहेगा। इससे आपका क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। अब आपको चेक करना है, अगर लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेस देन क्रिटिकल है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हैपेंस। हालांकि इस रिफ्रैक्शन के साथ एक पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है।
हालांकि इसके साथ एक पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि तो बता चुके हैं रिफ्रैक्शन कभी 100% नहीं होता है, लेकिन उसको हम नहीं ले रहे हैं। मतलब मेजर इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन होगा। बट अगर आई ग्रेटर देन थीटा सी हुआ, ये देखो, दिस आई वाज लेस देन थीटा सी एंड दिस आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। अगर आई ग्रेटर देन थीटा सी हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, नो रिफ्रैक्शन। और यहां कुछ और पार्शियल वार्शियल कुछ नहीं होता है, सब यही होता है, TIR हैपेंस। एडवांस्ड आईटी के क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि दो ऑप्शन का मेन डिफरेंस 100% और नॉन उससे आता है। 100% जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वो TIR होता है। ठीक है, अब समझो इस बात को, इसके बाद का लाइट रिफ्रैक्शन कर देगा, इसके बाद का जो है लाइट TIR हो जाएगा, इसका हो जाएगा TIR। दिस इज द लास्ट रिफ्रैक्शन, म्यू लेस बाय म्यू मोर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, लेट अस टेक सम इलस्ट्रेशंस। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सपोज 5/3, इसकी है 5/4। ये काम करो, कुछ वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं, ये है 5/3, ये 4/3। इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा बताओ, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? साइन थीटा से कितना आएगा? म्यू लेस 4/3 by mu more 5/3 and that is equal to 4/5. So theta c is 53 डिग्री। इसका मतलब है अगर लाइट गिरेगा कितने पे, अगर लाइट गिरेगा 30 डिग्री पे तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा ना। अगर आई की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आई की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो क्या होगा? TIR होगा ना। और ये तब मैं बात कर रहा हूं जब डेंसर से रेयर जा रहा है। रेयर से डेंसर अगर आता तब तो कभी TIR नहीं होगा, हमेशा रिफ्रैक्शन ही होगा। कोई डाउट यहां? म्यू लेस बाय म्यू मोर, इसका मतलब वाटर और ग्लास में की बात करो तो TIR कब होगा? जब ग्लास से वाटर जाएगा तब, या जब वाटर से ग्लास जाएगा तब? ग्लास से वाटर जाएगा। और वैल्यू जो है उसका होगा 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 वाटर का डिवाइडेड बाय ग्लास का कितना? 3/2। देखेंगे अभी आएगा वो। खैर जो भी, यहां कोई डाउट किसी को? इसको नोट कर लो। तो जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। इससे हर साल जेई पेपर में क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर इन ए जेई पेपर 1 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस। इसीलिए इसको ध्यान से समझना पूरी बात। ये एक तालाब है, पॉन्ड है, दिस इज वाटर। मान लो एक तालाब है, एक पॉन्ड है, इसमें एक बल्ब है, या छोटा सा बल्ब है जो इसमें जल रहा है। शेयर इंडेक्स है म्यू, बाहर है एयर, ये मान लो वाटर, ये हो सकता है एयर हो। अब ये बल्ब जो जल रहा है, ये बल्ब जब जल रहा है, ये बल्ब चारों तरफ रोशनी एमिट करेगा। ठीक है, तुम इसको बाहर से देख रहे हो,
हो सकता है बकेट के अंदर एक बल्ब है और वो जला हुआ और तुम उसको बाहर से देख रहे हो, तो तुमको ये कैसा दिखेगा जरा समझो। यहां से एक लाइट निकलेगा, जैसे है वैसे ही निकल जाएगा। ये लाइट तो बाहर निकल गया भाई। एक लाइट यहां से इस तरह से जाएगा, ये किसी एंगल पर जाएगा और किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसी तरह से एक लाइट यहां से इस तरह से जाएगा, ये लाइट ग्रेज करता निकलेगा, ये लाइट ग्रेज करता निकलेगा, मतलब 90 डिग्री पे निकलेगा। इसके बाद का लाइट जो होगा, अब ये जो लाइट होगा इसके साथ क्या होगा, ये लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगा जी, ये लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगा, तो इसका TIR हो जाएगा, क्योंकि लास्ट एंगल ये था थीटा सी। इसके बाद का जो लाइट है जो इससे ज्यादा एंगल पे गिरे, उसका TIR है वो उसी मीडियम में लौट जाएगा। यानी जब तुम इसको बाहर से देखोगे तो तुमको ये इस डिस्क पे ये लाइट निकलता हुआ दिखेगा, तुमको ये दिखेगा कि ये लाइट जो है, तुमको दिखेगा ये लाइट जो है वो इस डिस्क पे निकल रहा था बाहर। समझ रहे हो? तो यही चीज सब डायरेक्शन में होगा, यही चीज हर डायरेक्शन में होगा भाई। इस एक्सिस, इस सेंट्रल लाइन के अबाउट, इस सेंट्रल लाइन के और जो भी लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पर होगा इस पूरे कोन पे, वो एक पर्टिकुलर एंगल से बाहर निकलेगा। इस पूरे कोन में जो थीटा सी पे गिरेगा वो सारा सरफेस के पैरेलल निकलेगा, जाएगा इस तरह से और निकलेगा सरफेस के पैरेलल। इसके बाद जो लाइट जाएगा इससे भी ज्यादा टिल्टेड, वो उसी मीडियम में लौट जाएगा। तो तुमको ऐसा लगेगा कि लाइट इस डिस्क शेप्ड सर्किल से बाहर आ रहा है। तुमको ये बल्ब नहीं दिखेगा, तुमको एक मून जैसा दिखेगा, एक डिस्क दिखेगा, तुमको एक डिस्क दिखेगा सर्कुलर, जिसमें से लाइट बाहर निकल रहा होगा, और बाकी लाइट तो तुम्हारे आई तक पहुंचेगा ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? वो तो उसी मीडियम में लौट गया। एग्रीड? हम इस डिस्क को बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। हम सबसे पहला चीज जो जानना चाहते हैं वो है व्हाट इज साइन थीटा सी, व्हाट इज साइन क्रिटिकल एंगल। ये अगर 1 है और ये अगर म्यू है तो 1/μ। एग्रीड? क्या हम लिख सकते हैं? पहला चीज साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ। दूसरा, अगर हमको अगर मुझे इसकी डेप्थ एट h पता है, मुझे पता है ये कितने डेप्थ पे है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ द बल्ब फ्रॉम द सरफेस, वाटर सरफेस, तो क्या हम यहां से पहले निकाल सकते हैं tan थीटा सी? क्या tan थीटा सी, अगर sin थीटा सी 1/μ है तो क्या tan थीटा सी 1/√μ² -1 होगा? क्या हम tan थीटा सी को लिख सकते हैं रेडियस ऑफ दिस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, रेडियस ऑफ दिस सर्किल इल्यूमिनेंस बाय हाइट h। अगर ये थीटा सी है तो ये भी इसका मतलब थीटा सी है। और हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो अगर हम रेडियस ऑफ सर्किल निकालना चाहते हैं तो क्या इस tan थीटा सी को हम लिख सकते हैं रेडियस बाय हाइट? क्या हम tan थीटा सी को लिख सकते हैं रेडियस बाय हाइट? लिख सकते हैं। यहां से हमारा रेडियस निकल गया, रेडियस हो जाएगा हाइट डिवाइडेड बाय √μ² -1। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। तीसरा पॉइंट, अगर हमसे पूछे
What is the area of circle of illuminance? What is the area of circle of illuminance? कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू एच स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1. सही है? एग्रीड? यस सर. चौथा पॉइंट, अगर ये बल्ब P वाट का है, कितने वाट का? P वाट का, 100 वाट का बल्ब है, कितना वाट इस डिश से बाहर निकलेगा और कितना वाट बाहर नहीं निकलेगा? ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये चूंकि एक स्फेरिकल सोर्स है, ये इस तरह से लाइट एमिट करता. किस पे एमिट करता? हर डायरेक्शन में ये लाइट एमिट करता. एक स्फेरिकल बल्ब क्या करता है? अपने हर डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में लाइट एमिट करता है. ठीक है, तो उसका लाइट उसके पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. और सवाल ये उठता है कि इस कोन में, कौन से कोन में? इस कोन में. ये तो कोन दिख रहा है, ये जो तुमको कोन दिख रहा है, जो एंगल कितना बना रहा है वर्टिकल के साथ? थीटा सी. इस कोन के अंदर इस पावर का कितना फ्रैक्शन अंदर में है? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक बल्ब है और वो बल्ब जो है चारों तरफ लाइट एमिट कर रहा है. मैं जानना चाहता हूं, उसमें मैंने कोन ले लिया, उसमें मैंने क्या किया, उस बल्ब में मैंने एक कोन ले लिया इस टाइप से. बल्ब का एपेक्स यहां पर है वर्टेक्स पे, उसका एक कोन ले लिया जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है? थीटा. मैं जानना चाहता हूं इस पूरे पावर जो बल्ब से एमिट हो रहा था, इस कोन में उसका कितना फ्रैक्शन एमिट हो रहा है. मैं भी इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं इसको बाद में डिराइव करूंगा क्योंकि ये मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम पड़ेगा. याद रखना, फ्रैक्शन कंटेंट, फ्रैक्शन ऑफ spherical emission, fraction of anything emitted spherically contained within a cone of semi vertical angle theta is equal to हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. क्या होता है? हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. समझो इस बात को. मान लो ये बल्ब है और ये इस तरह से एमिट कर रहा है लाइट. मान लो एक बल्ब है और ये हर तरफ लाइट एमिट कर रहा है इस तरह से. कुछ भी एमिट कर सकता है. बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, चार्ज फील्ड एमिट कर रहा है, शावर वाटर एमिट कर रहा है, एक स्फेरिकल फैन हर डायरेक्शन में वेव्स विंड कर रहा है, एमिट कर रहा है. हो सकता है ये कोई शावर हो जो वाटर हो, वाटर ये कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है. जो बस फर्क ही सिर्फ एक चीज है, ये हर डायरेक्शन में करना चाहिए. इसमें हर डायरेक्शन में स्फेयर से निकलना चाहिए नॉर्मली. इसमें अगर तुम जानना चाहते हो कोई भी चीज हो, ये तो कुल मिला के तुमको पता है, टोटल वैल्यू पता है. अब टोटल का कितना फ्रैक्शन इस कोन के अंदर है, इस टोटल का कितना फ्रैक्शन इस कोन के अंदर है, तो होता है हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब तुम बोलोगे कि सर कैसे इसको हम फील कर सकते हैं? अगर ये थीटा 90 डिग्री होता तो क्या होता? ऐसा कोन जिसका सेमी वर्टिकल एंगल 90 डिग्री है, क्या बन जाएगा? हाफ स्फेयर बन जाएगा. अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल होता 90, इसके साथ ऐसे इसको लो और ऐसे घुमा रहे थे कोन बनाने के लिए, हम अगर इसको 90 लेके घुमा दें तो क्या बनेगा?
हाफ स्क्वायर बनेगा। यहां डालो cos 90, कितना आएगा? हाफ। अगर मैं यहां डाल दूं ऐसे, कोण को मैं बढ़ाते बढ़ाते नीचे तक लेके चले जाऊं और तब इसको घुमा दूं, तो क्या बनेगा? कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहां मैं पाई दे दूं, ये बताओ cos थीटा वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? -1 टू +1। cos थीटा वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -1 टू +1। तो जब इसकी वैल्यू डालोगे 1 + 1, फ्रैक्शन कितना आएगा? 0। समझ रहे हो ना? अगर इसकी वैल्यू डालेंगे 0 डिग्री आएगा 0। फ्रैक्शन कभी भी 1 से छोटा होता है, तुम जानते हो, फ्रैक्शन कभी 1 से छोटा होता है। इसको मैं प्रूव कर दूंगा मैथमेटिकली, ठीक है? इसको मैं प्रूव कर दूंगा मैथमेटिकली। अभी तो पहले मैं इसको लिख रहा हूं, इसको समझो। हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा सी। कितना? हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा सी। तुम कहोगे सर ये सर कैसे हो रहा है? समझना है इस बात को। ये जो तुमको दिख रही है एक स्फेयर है, एक स्फेयर तुमको दिख रहा है, दिस इज स्फेयर। ना इस स्फेयर में अगर तुम देखो, और तुम इस स्फेयर में देखो, इस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr² होता है ना? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4πr²। सही है? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर एक सरफेस इस तरह से इसका एक पैच कट कर लूं, अगर मैं इसको एक पैच कैसे कट करूं? मान लो एक तरबूज है, मैंने इसमें एक चाकू घुसाया सेंटर तक, और इस लाइन के बाद उस चाकू को घुमा दिया। मैंने इसके अंदर एक चाकू घुसाया सेंटर तक, और इस लाइन के बाद इस चाकू को ऐसे घुमा दिया, तो एक कोन कट के बाहर निकलेगा ना? अगर मुझे उस कोन का, वो जो कट के बाहर निकलेगा, उसका मुझे अगर सेमी वर्टिकल एंगल पता है, उसके दो एक्सट्रीम के बीच का सेमी वर्टिकल एंगल, प्लेन एंगल पता है, और मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज द सरफेस एरिया? हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा टाइम्स ऑफ 4πr²। हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस कंटेन विद इन दिस कोन। इसका पूरा सरफेस एरिया जो है 4πr², उसका कितना फ्रैक्शन इसमें है? हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो वैल्यू क्या आएगा? हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू 4πr²। जैसे मान लो इस वैल्यू, इसकी टोटल वैल्यू है 1/10, इसका मतलब 1/10 ऑफ 4πr²। इसकी वैल्यू मान लो 1/6, तो 1/6 ऑफ 4πr²। जो भी चीज है उसका ये फ्रैक्शन होता है। कैसे होता है बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। इसका यूज न सिर्फ ऑप्टिक्स में है, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, गॉस लॉ में, और ग्रेविटेशन में भी है। जब हम पढ़ेंगे कि एक सैटेलाइट अर्थ के कितने सरफेस एरिया तक सिग्नल भेज सकता है, वहां भी हमको इसका यूज पड़ता है। ठीक है? पढ़ना एक बार है, यूज कई बार है। मॉडर्न फिजिक्स में यूज है। जब अल्फा बीटा गामा डीके होता है, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसका जो गीगर मूलर जो होता है काउंटर, वो उसको कैसे डिटेक्ट करता है, वहां भी उसका यूज होता है। बहुत जगह उसका यूज होता है, वो हम तुमको बताएंगे आराम से। उसमें मुझे हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ? हाफ इंटू 1 माइनस cos। जब तुम साइन थीटा सी निकाल चुके हो, तो तुम cos थीटा सी भी निकाल सकते हो। P/H हमको निकालना है B/H, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको 1 माइनस को, जब तुम साइन थीटा सी जानते हो, तुम cos थीटा सी यहां डाल सकते हो ना? डाल सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इसको डिराइव करना मेरा ड्यू रहा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो ये एक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है।
100 वाट का एक बल्ब है, और ये बल्ब एक क्यूबिकल रूम में बंद है। एक क्यूब के फॉर्म में एक रूम है, उसके सेंटर में एक बल्ब रखा हुआ है। इसके ऊपर एक छत है जिसमें एक विंडो खुला हुआ है। इसके ऊपर एक रूफ है जिसमें एक विंडो खुला हुआ है। ये विंडो इसके ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है। ये विंडो इसके ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है। मान लेते हैं ये विंडो इसके ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है 37 डिग्री। एग्रीड? ये एक ओपन विंडो है। ये खिड़की है ऊपर में खुला हुआ, और इसके एक्सिस के लॉन्ग ये रखा हुआ है, एक बल्ब है। ये एक बल्ब है 100 वाट का। तो क्या होगा, इससे रोशनी तो हर तरफ निकल रहा है, इससे रेस तो हर तरफ निकल रहा है, बट यहां का रेस को नहीं करेगा क्रॉस। ये रे नहीं करेगा, ये रे नहीं करेगा, ये सारे रेस को क्रॉस कर जाएंगे। ये सारे रे इसमें से पार हो जाएंगे। हम जानना चाहते हैं 100 वाट में से कितना वाट इसमें से पार हो जाएगा और कितना वाट पार नहीं हो पाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर दैट पासेस थ्रू दिस रिंग। तो क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले के तहत हम क्या करेंगे, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 37 डिग्री इज अ फ्रैक्शन। ये क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो ये फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बताओ। व्हाट इज कॉस 37 डिग्री, व्हाट इज कॉस 37 डिग्री, 4/5 होगा। ये कितना आएगा, 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब क्या हो गया, जो भी चीज यहां से इमिट हो रहा है उसका 10% इससे पास कर रहा है, बाकी 90% इससे पास नहीं कर रहा है। यानी अगर ये बल्ब का 100 वाट का बल्ब है तो 10 वाट पास कर रहा है। अगर ये चार्ज होता और इसमें से 10 फील्ड लाइन निकल रहे होते, अगर ये चार्ज होता और इसमें से 10 फील्ड लाइन निकल रहे होते तो 1 फील्ड लाइन यहां से पार करता, 9 फील्ड लाइन पार जो है नहीं करता। अगर ये फैन है जो विंड ब्लो कर रहा है हर डायरेक्शन में, तो इस विंड में से जितना भी ये विंड फेंक रहा है पर सेकेंड, एयर जो फेंक रहा है उसमें से 10% इससे पार करता, 90% पार नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है। तो इसको हम बाद में एलॉबरेट करेंगे। तुमको ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। कुछ भी पूछेगा, हर साल पूछता है, हर साल, इस साल भी पूछा है, पिछले साल भी पूछा, उसने पिछले साल भी पूछा है, पिछले 5-6 साल से लगातार पूछ रहा है। कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कोई ना कोई तो पूछता जरूर है। तो उसको पहले नोट करो। इसको हम ग्लोब बोलते हैं, इसको ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लो अर्थ है। ये इसका सेंटर है, ये इसका इक्वेटर होता है, ठीक है। ये इसका एक्सिस होता है, नॉर्थ साउथ एक्सिस, ठीक है। आप इसके साथ जो एंगल बनाते हैं नॉर्थ साउथ एक्सिस के साथ, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। आप इसके साथ जो एंगल बनाते हैं थीटा, और इस प्लेन के साथ जो बनाते हैं एंगल अल्फा। थीटा प्लस अल्फा कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। अल्फा को बोलते हैं लैटिट्यूड, थीटा को बोलते हैं को लैटिट्यूड। नाम सुना है कभी? इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, एंगल मेड बाय ए पॉइंट। तो इस पूरे सर्किल पे समझो, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, अगर हम इस एक्सिस को और इस लाइन को, अगर हम इस लाइन को इस एक्सिस को और ऐसे रोटेट कर दें, तो इस पूरे सर्किल पे
को लैटिट्यूड और लैटिट्यूड सेम आएगा, आएगा ना? आएगा जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने लैटिट्यूड पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने लैटिट्यूड पे होता है? अल्फा कितना होता है? 23.5। होता है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके और क्या क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं इन लोगों को, मैं तो भूल भी गया ज्योग्राफी। एक 66 डिग्री पे भी लाइन होता है। अब मैं तुमसे अगर ये जानना चाहता हूं, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस, ये जो पार्ट दिख रहा है इसका सरफेस एरिया कितना होगा? मतलब 0 डिग्री को लैटिट्यूड से, थीटा होता है को लैटिट्यूड, 0 डिग्री को लैटिट्यूड से लेकर के थीटा डिग्री को लैटिट्यूड तक जो अर्थ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसका सरफेस एरिया कितना है ये जानना चाहता हूं। तो क्या करोगे? क्या बोलोगे कि नहीं सर ये तो हमारे मेंसुरेशन में था नहीं, हमको तो सर्किल का इक्वेशन पता है, सर्किल का एक पार्ट होता है तो लिखते हैं आर्क लेंथ इनटू थीटा, लिखते हैं ना? इसका क्या होगा? तो मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूं, इसका एरिया होगा, ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन बाय टोटल एरिया ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये होता है ना, दैट इज हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया, ये तो तुमको पता है व्हाट इज टोटल, टोटल एरिया क्या होता है अर्थ का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। तो चेक करके देखते हैं, इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज डिक्रीज टू 0, दिस एरिया वेनिस, थीटा इज 0, एरिया शुड बी 0, आ रहा है? इफ थीटा इज 90 डिग्री, फिजिकली पहले देखो, अगर थीटा 90 होता, अगर थीटा 90 होता तो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन आता, हाफ स्फेयर आता, डालो यहां थीटा को 90, क्या आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, आ रहा है? अगर मैं थीटा को यहां से खींच बढ़ाते बढ़ाते 180 तक लेके चले जाऊं तो क्या आएगा, कंप्लीट स्फेयर। अगर मैं इस कोन के एंगल को 90 डिग्री भी क्रॉस करा दूं, इस पॉइंट को लेते 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 मैं यहां तक पहुंच जाऊं दोनों साइड से, तो क्या बनेगा, पूरा कोन क्या बनेगा, रोटेट होके कंप्लीट स्फेयर। यहां डालो थीटा को 180, कॉस 180 होता है -1, कॉस 180 होता है -1, ये पूरा हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा ना? इसका मतलब है कि जो भी चीज यहां से निकल रहा था, जो भी चीज यहां से निकल रहा था, कोई भी चीज हो जो यहां से हर डायरेक्शन में एमिट हो रहा था, उसका कितना फ्रैक्शन इस कोन के अंदर है, उसका कितना फ्रैक्शन इस कोन के अंदर है और बाकी फ्रैक्शन कोन के बाहर है, then you are going to get half into 1 minus cos theta। यही चीज यहां भी हो रहा है, इसको मैं बाद में एलैबोरेट करूंगा। अभी तुम किसी सरफेस के पार्ट का, किसी स्फेयर के पार्ट का सरफेस एरिया निकाल सकते हो। अगर ये एक्सिस के साथ इसका कोन का कोई लाइन एंगल थीटा बना रहा है तो ये एरिया होगा हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर।
अब समझो दूसरा चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, एक बड़ा पिक्यूलियर चीज है। मान लो मेरे पास, ये तो मैंने बताने के लिए बता दिया है, ये अभी हमारे सिलेबस में था नहीं। देखो मेरे पास ये एक राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है, दिस इज राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म, और यहां पे एक लाइट गिर रहा है, ये एयर है, ये म्यू है, यहां से एक लाइट गिरता है, तो यहां तो ये क्या होगा, नॉर्मली गिरेगा, तो यहां से एक लाइट गिरता है नॉर्मली। क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन सो दैट रे इंसिडेंट normally on the slant face suffers 2 TIR and emerges anti-parallel to itself। हमको ये बताना है कि अगर एक रे यहां पे नॉर्मली गिरा तो म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके बाहर निकल जाए। पहले ये बताओ, जब ये लाइट यहां पे गिरेगा ये तो नॉर्मली इसमें घुस जाएगा। जब ये लाइट यहां पर गिरेगा ये तो यहां पे नॉर्मली एंटर कर जाएगा। अब बताओ जब ये यहां से निकल रहा है तो क्या ये डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये लाइट जो गिरा ये डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रहा है? यहां पे जब ये लाइट ग्लास से एयर में निकलने की कोशिश कर रहा है तो क्या ये डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रहा है? तो यहां पर टीआईआर हो सकता है। तुमसे कहा है 2 टीआईआर कराना है, तो सबसे पहले तुमको ये एश्योर करना है यहां टीआईआर हो जाए। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये राइट दिस प्लस दिस 90 ये मेरा थीटा, तो पहला कंडीशन तुम्हारा क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सही है? सही है। कंडीशन क्या है? तुम ये चाह रहे हो ये यहां भी टीआईआर करे, यहां भी टीआईआर करे, और फिर ये अपने ही एंटी पैरेलल निकल जाए। तुमसे पूछा गया व्हाट इज द कंडीशन ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू सो दैट इट सफर्स टीआईआर हियर एंड टीआईआर हियर। यहां भी टीआईआर मिस ना हो, यहां मिस हो गया तब भी ये एंटी पैरेलल नहीं निकलेगा। अगर यहां टीआईआर मिस हुआ, अगर यहां पर टीआईआर नहीं हो पाया तो यहां पे रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाएगा, तो तुम्हारा कंडीशन नहीं हो पाया। तुम तो चाहते हो 2 बार टीआईआर करके वो क्या हो, एंटी पैरेलल चले जाए। मान लो यहां ये टीआईआर कर गया, फिर यहां पर पहुंचा, अब यहां मान लो वो रिफ्लेक्ट कर गया, तब भी तुम्हारा नहीं हो पाया। तुमको दोनों जगह टीआईआर कराना होगा, है ना? तो पहला केस में टीआईआर होगा, इसका कंडीशन क्या है? यहां पर टीआईआर होगा, इसका कंडीशन है दैट दिस थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस। एग्रीड? दूसरा टीआईआर का कंडीशन क्या होगा बताओ? ये एंगल मान लो अल्फा है, दिस प्लस दिस 90, देखो दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस 90 अल्फा। दूसरा टीआईआर, यहां भी टीआईआर हो और यहां भी टीआईआर हो, यहां टीआईआर होगा, इसका कंडीशन क्या है? अल्फा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। सही है? एग्रीड? मुझे दोनों जगह टीआईआर चाहिए। यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए
और जब यहां गिरे तो यहां भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। एक भी मिस हुआ तो तुम्हारा एंटी पैरेलल नहीं निकलेगा, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगा, तुम्हारे एंटी पैरेलल नहीं निकलेगा। तो क्या करोगे, यहां थीटा, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, यहां थीटा ग्रेटर देन थीटा सी और यहां पर अल्फा ग्रेटर देन थीटा सी। यहां इसको लिख दो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी और यहां पर लिख दो साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन थीटा सी। होना चाहिए ना जी, क्यों होना चाहिए? अल्फा अगर ग्रेटर देन थीटा है तो साइन अल्फा भी ग्रेटर देन साइन थीटा होगा। बट साइन थीटा तुम जानते हो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है जी, 1/μ। यहां साइन थीटा सी क्या होगा, इस केस में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा, 1/μ ना, सही है। सो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ और यहां क्या लिखोगे, अल्फा की, और यहां लिखोगे साइन अल्फा ग्रेटर देन 1/μ, क्योंकि साइन थीटा सी तुमको पता है लेस बाय मोर, एयर बाय एयर का 1 डिवाइडेड बाय ग्लास का म्यू। क्या अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है? क्या अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है? बताओ। थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या अल्फा प्लस, क्या थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है? इसका मतलब है चूंकि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब है साइन थीटा या साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। साइन अल्फा का मतलब है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, सही है। तो क्या मैं यहां लिख दूं साइन अल्फा की जगह कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ, यानी कि तुम्हारा दो कंडीशन चला आया। कौन कौन सा भाई, तुम्हारा दो कंडीशन चला आया। कौन कौन सा? एक कंडीशन तो ये है कि साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ और दूसरा कॉस थीटा ग्रेटर देन 1/μ। देखो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ, थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी, सो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ। साइन अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन थीटा सी, साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन ऑफ दिस थीटा सी। साइन थीटा सी होता है 1/μ और साइन अल्फा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, स्क्वायर दिस एंड ऐड। इसको भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ दें, स्क्वायर एंड ऐड। व्हाट वी आर डूइंग इज स्क्वायर एंड ऐड। तो क्या लिखेंगे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1/μ स्क्वायर प्लस 1/μ स्क्वायर, सो 2/μ स्क्वायर, यानी म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। अगर म्यू की वैल्यू √2 से बड़ी है तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इस बात को रट लो, समझ लो, जो करना है कर लो। टीआईआर के क्वेश्चंस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस में आधे से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर √2 होता है। टीआईआर के क्वेश्चन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में आधे से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर √2 आता है। या फिर √2 वो बाउंड्री होता है जिसके ऊपर और नीचे अलग अलग होता है। यानी अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है और पूछा गया है इनमें से कौन सा वैल्यू सही है, एक है 1.5, 1.6, 1.4 और 1.7, इन चार में से एक कोई सही होना है। तो 1.5 √2 से बड़ा है, 1.6 √2 से बड़ा है, 1.7 √2 से बड़ा है, 1.4 √2 से छोटा है, तो 1.4 ही आंसर होगा।
अभी जब प्रोसीड करेंगे बताएंगे। आधे से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर √2 होता है, इवन प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस में। तो समझो, ये तो मैंने उसलिए बताया था कि अगर तुम चाहते हो 2 TIR हो तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ, साइन अल्फा यानी कॉस थीटा ग्रेटर देन 1/μ, साइन थीटा भी 1 से बड़ा और कॉस थीटा भी 1 से बड़ा। ठीक, अब हमको क्या करना है, म्यू पे कंडीशन निकालना है, किस कंडीशन में ये हमेशा वैलिड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा एलिमिनेट कर देते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1। देखो लेफ्ट साइड बड़ा, लेफ्ट साइड बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा बड़ा होगा, ये छोटा छोटा प्लस छोटा भी छोटा होगा। तो दिस स्क्वायर अगर ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा कंपेयर टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2/μ स्क्वायर, यानी म्यू इज ग्रेटर देन √2, √2 से बड़ा होना चाहिए। लिख लो इसको।